हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वेलकम करता हूँ अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है डिवाइन गैलेक्सी क्लासेस। ओके, तो आज बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गॉस लॉ और इसके बेसिस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। ओके, मगर इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था उसका नाम था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए बेटा, अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छी तरह नहीं समझ रहे हैं तो आप गॉस थ्योरम को या गॉस लॉ को बहुत अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझिए। तो जिन बच्चों ने मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। मगर फिर भी छोटे तौर पर मैं डिस्कस कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैंने कहा था कि द लिंकेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन एनी पर्टिकुलर एरिया नॉर्मली, किसी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का लिंकेज जो है अगर नॉर्मली होता है तो उसको हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था। तो कुछ ऐसा समझाया था मैंने कहा था मान लीजिए कोई एरिया ले लेता हूँ, मान लीजिए ऐसे रेंडमली कोई एरिया ले लिया, सरफेस एरिया, सरफेस, और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये बेटा बन गया इसका एरिया वेक्टर डी ए। ओके, अब इससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से जा रही है, ये गो लाइक दिस एंड गो लाइक दिस एंड गो लाइक दिस। ओके, इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, और ये क्या है, इसका एरिया वेक्टर है डी ए। ओके, ये छोटा सा एरिया, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये छोटा सा एरिया मान लेता हूँ, ये डी ए एरिया है और इसका एरिया वेक्टर डी ए, ये ऐसा हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा मान लेता हूँ तो मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस स्मॉल सरफेस एरिया इज डी फाई। क्या बोलेंगे बेटा, डी फाई। और डी फाई की जो वैल्यू होगी वो होगी ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। वेक्टर फॉर्म में अगर इसे लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ओके, बात समझ में आ गई। ये हो गया फ्लक्स डी फाई। अगर मैं कहूँ टोटल फ्लक्स बताओ, टोटल फ्लक्स मतलब फाई, तो फाई इक्वल टू जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ओके, अब देखिए बेटा, जो सरफेस थी एक ऐसी सरफेस थी, ये मान लीजिए ओपन सरफेस थी, ओपन सरफेस। अब बात करते हैं, मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस हो। क्लोज सरफेस का मतलब कि पूरी सरफेस जो हो बंद हो, जैसे कि फुटबॉल हो गई या कोई भी आप शेप ले सकते हैं, क्लोज सरफेस हो। जैसे कि मान लीजिए मैं एक क्लोज सरफेस बना लेता हूँ यहाँ पे फिर से। ये एक ऐसी सरफेस है जो आपकी क्लोज है, मतलब कि हर तरफ से बंद है। अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है कुछ इस तरीके से। ओके बेटा, अब देखिए समझिएगा, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक हमने ऐसे सरफेस ले लिया, ये एक सरफेस यहाँ ले रहे हैं हम, ये यहाँ पे सरफेस मान लेते हैं। ओके, अब आपको क्लियर हो रही होगी बात, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये सरफेस कैसी है बेटा, क्लोज सरफेस है, मतलब कि देखिए पूरी बंद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें जा रही है लाइक, और इसी से मान लीजिए ऐसे करके सरफेस बंद है ऐसे करके, तो इसमें से जा रही है और इसी में से बाहर निकल रही है। तो अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलूँगा तो जो इस छोटे से एरिया के थ्रू, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी और यहाँ पर एरिया वेक्टर ये है डी है, तो इस छोटे के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो उसी तरह से होगा, डी फाई इक्वल टू वही वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ओके, छोटे के थ्रू। मगर क्योंकि अब ये क्लोज सरफेस है तो इसके थ्रू जो टोटल फ्लक्स में बोलूँ फाई, वो क्या होगा, वो होगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी फाई। ओके, यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे, ये दिखाता है, सर्कल दिखाता है क्लोज, कि ये सरफेस जो है वो कैसी है, पूरी बंद है। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी फाई, या फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई
डॉट डी ए। ओके, दोनों में फर्क समझ में आया। देखिए बेटा, जब ओपन सरफेस है तो ई डी ए लगाएंगे इस तरीके से, जब क्लोज सरफेस है तो हम इसको दिखाएंगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, ठीक है, जहाँ पर ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए क्या था, ए वेक्टर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुआ करेगी तो उसको बाहर ले लेंगे और डी ए का इंटीग्रेशन कर देंगे थ्रू द होल सरफेस। तो ये मैं पढ़ा चुका था आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब बात करते हैं गॉस लॉ। देखिए, गॉस ने बहुत सिंपल सी और बहुत प्यारी सी बात बताई, ठीक है, मैं लिखता हूँ, समझाता हूँ आपको कि गॉस ने क्या समझाया होगा। तो ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या बताई थी मैंने, हमेशा सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। तो ओके, तो आ जाइए यहाँ पर मेरे साथ और चर्चा करते हैं हम लोग गॉस लॉ पर। तो सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू any closed surface is 1 upon epsilon naught times of charge, यहाँ क्यों बोल देता हूँ मैं, enclosed by that surface। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, कोई क्लोज सरफेस है, इस बात को ध्यान रखिएगा बेटा, क्या कह रहा हूं मैं, कोई क्लोज सरफेस है, उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा किसके, चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है। देखिए बहुत सिंपल है, सपोज दैट मैंने कह दिया एक क्लोज सरफेस ले लीजिए, सपोज दैट सबसे सिंपल मैं मान लेता हूँ कि एक स्फीयर ले लिया बेटा, क्या ले लिया बेटा, स्फीयर। ओके, ये क्या है, एक स्फीयर है और इसके अंदर आपने चार्ज रख दिया यहाँ पर क्यू। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके ऐसे प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके ऐसे प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके ऐसे जाएगी, यहाँ पर कुछ ऐसे होगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो बेटा प्रोड्यूस होती है ना किसी चार्ज से, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर तरफ निकलेंगी। ओके, जैसे आप बना रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई, चार्ज से प्रोड्यूस हुई है। ओके, तो गॉस कह रहे हैं बहुत सिंपल सी बात कि इसकी, तो देखिए यहाँ फ्लक्स लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंकेज टू एनी सरफेस एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। तो यहाँ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो गॉस जो है सिंपल सी बात कह रहे हैं कि वो फ्लक्स फाई जो होगा वो इसके अंदर कितना चार्ज बंद है, मान लीजिए क्यू बंद है, तो क्यू एनक्लोज्ड। ओके, और उस चार्ज का कितना 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मतलब क्यू एनक्लोज्ड इनटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। बात समझ रहे हैं? उसके अंदर कितना चार्ज बंद है, वो चार्ज उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। तो ये सिंपल सा हो गया गॉस लॉ, ये इसका आ गया मैथमेटिकली एक्सप्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो बड़ा चार्ज है वो इसके अंदर बंद होना चाहिए, चार्ज एनक्लोज्ड बोल दीजिए या फिर क्यू इन बोल देता हूँ मैं, क्या बोल देता हूँ, क्यू इन, इनका मतलब उसके अंदर है। फिर से अगर सोचिए इस बात को कि ऐसे करके यहाँ पर कोई स्फीयर है और चार्ज को मैं यहाँ रख देता हूँ, मैंने पिछले लेक्चर में भी इस बात को समझाया। तो अगर मैं कहूँ इसके थ्रू नेट फ्लक्स क्या होगा, तो यहाँ से देखिए चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके प्रोड्यूस होंगी बेटा, बोलिए ठीक है ना बेटा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से सपोज ऐसे करके जा रही है। ओके, तो इसमें फ्लक्स होगा, यहाँ पर भी कुछ फ्लक्स है, यहाँ पर भी कुछ फ्लक्स है, मगर इस केस में अगर मैं फाई टोटल पूछूंगा तो मैंने बताया था 0। क्यों 0? गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जाइए तो अब की क्यू इन कितना है, फ्लक्स की वैल्यू कितनी थी, फ्लक्स की वैल्यू थी चार्ज कितना है उसका एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं बात करूं इस पूरे सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, तो अकॉर्डिंग टू अगर गॉस बात की जाएगी तो फाई टोटल वो कहते हैं क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इन अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या है 0, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे समझिए ये जो वैल्यू है टोटल फ्लक्स की है।
अगर मैं कहूँ इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स बताओ, यस कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। मैं पूछूं इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स बताओ, इसके थ्रू भी कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा। मगर मैं कहूँ टोटल फ्लक्स कितना है, तो आंसर है इस कंडीशन में टोटल फ्लक्स की वैल्यू, क्योंकि Q इन 0 है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, Q इन की वैल्यू कितनी है 0, तो ये वैल्यू भी कितनी होगी 0 होगी। ओके, कौन सा समझ में आया? इस केस में Q इन की वैल्यू चार्ज कुछ है भाई, 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा, तो इसकी टोटल फ्लक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो आई होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी कि गॉस साहब जो कहना चाह रहे थे कि वो कह रहे थे कि कोई भी क्लोज्ड बॉडी हो, उसके अंदर अगर कोई चार्ज रखा है तो उसके थ्रू प्रोड्यूस होने वाला टोटल फ्लक्स जो है बेटा, वो कितना चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। ओके, अब एक चीज को देखिए, अगर किसी भी क्लोज बॉडी, जरूरी नहीं है कि स्फीयर हो, अगर वो बॉडी ऐसी होती, क्लोज है, बंद है, ठीक है, एक बंद बॉडी है मगर वो टेढ़ी मेढ़ी ऐसे करके, उसके अंदर मैंने चार्ज रख दिया Q, मैं कहूँ फ्लक्स बताओ, तो आंसर है Q/ε0, टोटल फ्लक्स Q/ε0। अब इसका मतलब क्या, ये जो फ्लक्स है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है, तो जो फ्लक्स जो लिंक हो रहा है, समझ रहे हैं ना? देखिए यहाँ पर इस एरिया, जैसे क्लोज बॉडी है तो यहाँ कुछ सरफेस होगी, यहाँ पे सरफेस होगी, यहाँ पर सरफेस होगी, तो हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, लिंक हो रही है। ठीक है ना बेटा? अब चीजों को समझिए, देखिए अगर मैं कहता ये क्लोज बॉडी है और इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए, और अगर आप इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं EdA, समझ रहे हैं, तो आपको बेटा आ जाता बुखार। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से चार्ज E की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ से E की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ से E की वैल्यू कुछ और होगी, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r²। हर जगह डिस्टेंस अलग अलग है, बोलिए है कि नहीं है? तो हर जगह पे E की वैल्यू अलग होगी, और देखिए हर जगह पर एरिया वेक्टर भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। जैसे कि ये सरफेस है, यहाँ पर ऐसी, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा है, तो थीटा कुछ बनेगा। यहाँ पे सरफेस ऐसी है, एरिया वेक्टर भी इधर दिख रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर दिख रही है, तो यहाँ पर तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर भी मान लीजिए कि एरिया वेक्टर ऐसे ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इस केस में कह लीजिए ये सरफेस कुछ ऐसी बना लेता हूँ मैं, तो इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसा बन जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मान लीजिए ये ऐसे आ रही है। ओके, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल आ रहा है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, जैसे कि इसको हटाया जाए तो EdA cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू भी हर जगह अलग आने वाली है, E की वैल्यू भी अलग है, समझ रहे हैं? और इस सरफेस को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, तो हम नहीं कर सकते, मगर गॉस ने कहा करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपल बता दीजिए कि इसका टोटल फ्लक्स कितना है, Q/ε0। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि गॉस ने क्या सोचा होगा। गॉस ने ये सोचा कि मान लीजिए कोई क्लोज बॉडी है, हाँ बेटा, इसके अंदर चार्ज Q रखा है। अब गॉस ने ये सोचा कि ये बताओ यार कि जितनी भी चार्ज है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और फ्लक्स का फॉर्मूला हम जो पढ़ के आ रहे हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला जो हम पढ़ के आ रहे हैं वो पढ़ के आ रहे हैं EdA cos थीटा। तो मगर गॉस ने एक अलग चीज सोची, गॉस ने कहा क्यों ना हो जो फ्लक्स है वो किस बात पर डिपेंड करेगा, भाई कितना चार्ज रखा है, क्योंकि चार्ज मेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेस रिप्रेजेंटेशन कौन है, चार्ज है कि नहीं बेटा? तो जो फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज पर डिपेंड करेगा। मतलब कि कह लो जितना चार्ज होगा उसका उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। सोच के देखिए, अगर कम चार्ज है तो फ्लक्स कम, अगर ज़्यादा चार्ज है तो फ्लक्स ज़्यादा। कम चार्ज से मतलब मान लीजिए 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, कम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो फ्लक्स भी कम होगा। अगर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो उसका फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। तो उन्होंने कहा कि जो फ्लक्स है वो चार्ज पर डिपेंड करता है। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसमें बदल दी जाए, मैं क्लोज सरफेस की बात कर रहा हूँ, ओपन सरफेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बदल दी जाए तो उसका फ्लक्स बदल जाए? तो आंसर है कुछ नहीं, चार्ज के अलावा कुछ भी नहीं। अगर मैं इसके शेप को ऐसे कर दूं तब पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतनी ही बनेगी। अगर मैं इसके शेप को और बदल दूं, जैसे कि ऐसे कर दूं, सोचिए मेरी बात को, तब पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज बनाएगा ये बनाएगा तो उतनी ना। तो फ्लक्स जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज पर। हाँ, मगर एक चीज है,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मीडियम पे डिपेंड करती थी। हम लोग पढ़ के आए, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा, बात को समझिएगा। E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ये पढ़ा है बेसिकली, जहाँ R डिस्टेंस हुआ करती थी, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और Q क्या है, चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस बात पर मीडियम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पर भी डिपेंड करती थी। तो उन्होंने कहा कि जो फ्लक्स है वो इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, मगर मीडियम जो है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को काट के छोटा कर देता है। कितना छोटा कर देता है, तो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स छोटा कर देता है। तो उन्होंने क्या किया, इसमें 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये थॉट था बेटा गॉस का। गॉस ने सिंपल सी बात कही कि कोई चार्ज अगर किसी सरफेस के अंदर बंद है तो उसका फ्लक्स जो है उस चार्ज के, समझ रहे हैं, बराबर होगा। मगर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को मीडियम काट के छोटा कर देता है, वो भी कितना, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, तो वो उसकी 1/ε0 टाइम्स हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो सिंपल सा बन गया ये गॉस लॉ। अब देखिए, मैं इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझाना चाहता हूँ अभी कि गॉस लॉ से क्या क्या निकल सकता है, और एक्चुअली में फील लीजिए कि गॉस लॉ है क्या। तो मैं इन सब चीज़ों को रब करता हूँ पहले फटाफट, और अपने काम की चीज़ों को जल्दी जल्दी देखते हैं। आपने क्या क्या सीखा फटाक से बताइए। तो आप कैसे बताएंगे, मैं ही बताता हूँ। तो आपने जो सीखा है वो ये सीखा है कि कोई बॉडी क्लोज है, कैसी भी बॉडी है, कैसी है, क्लोज बॉडी है। कैसी बॉडी है, कैसी बेटा, ये क्लोज सरफेस है, ओके। और इसके अंदर कोई चार्ज क्यों रखा है, तो इससे लिंक होने वाला फ्लक्स, इससे, इस सरफेस से, इसकी टोटल सरफेस से लिंक होने वाला फ्लक्स, मेरी बात को समझ रहे हैं, वो फ्लक्स फाई जो होगा वो कितना चार्ज एनक्लोज है, Q, और उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। ये हो गया मैथमेटिकली, ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो फ्लक्स है ये किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। क्या ये शेप ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, या फिर साइज ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। तो आंसर है ये इन दोनों चीजों से इंडिपेंडेंट है। यार समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे, मैं समझाता हूँ, ठीक है। अभी देखो यार, बस आराम से समझना। देखो बेटा, यहाँ पर आइए फिर से, ये एक क्लोज सरफेस है, स्फीयर है। क्या है बेटा, स्फीयर। इसके अंदर एक चार्ज रखा है, क्यों। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू गॉस फ्लक्स बताओ। आपने कहा सर जी फाई की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा हो वेरी गुड। अब मैंने कहा एक काम करो, यहाँ पर एक स्फीयर ले लो, बड़ा स्फीयर, एक बॉल थी, ये एक बॉल थी, अब उसके ऊपर एक बड़ी बॉल ले लो। मैंने कहा फ्लक्स बताओ, तो आपने कहा कि अकॉर्डिंग टू गॉस जो फ्लक्स होता है उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q, और उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। अब देखिए इंडिपेंडेंट हुआ ना, इसकी रेडियस क्या थी, इसकी रेडियस r थी, और मान लीजिए इसकी रेडियस 2r है। तो क्या रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस का मतलब क्या है, साइज ऑफ सरफेस पे डिपेंड कर रहा है। भाई सरफेस का पहले साइज कम था और अब उसके बाद साइज बढ़ गया। साइज का मतलब एरिया से कह लीजिए, तो एरिया पहले कम था, अब सरफेस एरिया बढ़ गया। बट इट इज इंडिपेंडेंट टू द सरफेस एरिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू में एरिया आ रहा था, मतलब ओपन सरफेस के लिए लगाते, ये बेस फॉर्मूला था, ये तो रहेगा ही रहेगा। मगर जब कोई बॉडी क्लोज हो जाएगी तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है सरफेस एरिया से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर देखिए, अगर मैं इसी चार्ज को ऐसे क्यूब के अंदर रख दूं, समझिएगा बेटा, मैंने एक क्यूब बना दी, क्लियर हो रहा है। अब ये क्यूब के अंदर चार्ज रखा है, तो देखिए इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके ऐसे बनती जाएंगी, ओके। समझ रहे हैं बेटा, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। अब खुद सोचिए, फिर से बात करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। मुझे ये बताओ, ये जो अंदर वाला सरफेस है इसके थ्रू फ्लक्स ये जो था, तो इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है, Q, उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ये जो दूसरी वाली सरफेस है इसके थ्रू फ्लक्स की वैल्यू कितना चार्ज एनक्लोज है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर इसके बाद आ गया हमारा क्यूब।
उसके थ्रू फ्लक्स बताओ तो फाई, उसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ना तो बेटा ये शेप पे डिपेंड कर रहा है कि क्यूब है, क्यूबॉइड ले लीजिए, स्फीयर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ना तो शेप पे डिपेंड कर रहा है, ना तो साइज पे डिपेंड कर रहा है। छोटे साइज के लिए भी वही फ्लक्स है, बड़े साइज के लिए भी वही फ्लक्स है। अच्छा, क्या ये बात सही है? सोच के देखो, मुझे ये बताओ, जो चार्ज रखा है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, सोचो ऐसे सोचो, यहाँ पर एक चार्ज रखा है और एक स्फीयर है, ओके, सोचिए मेरी बात को। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना रहा है वो इस स्फीयर से भी लिंक होगी, उतनी ही लिंक करेंगी ना। और फिर से सोचिए, एक जब बड़ा स्फीयर ले लेंगे तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर वाले स्फीयर से लिंक कर रही हैं उतनी ही तो बाहर वाले से भी करेंगी। उसके बाद क्यूब ले लो, समझ लो, क्यूब ले लो हर तरफ से, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे लिंक हुई, वो इससे हुई, वही इससे हुई, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब फ्लक्स उतना ही आएगा। तो शेप ऑफ सरफेस या साइज ऑफ सरफेस से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। आहा, बहुत आसान बात हो गई। अभी तक क्या था कि हमको बड़ी प्रॉब्लम होती, हमको फ्लक्स निकालना होता, मगर गॉस ने कह दिया कि जो फ्लक्स है वो चार्ज का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स है, मगर कंडीशन क्या है, सरफेस कैसी होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। ओके ओके, ठीक है बेटा। तो अब क्या करता हूँ, मैं इसको रब करता हूँ। आई होप सो आपको गॉस थ्योरम समझ में आई होगी। अब इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है बेटा। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल से पहले, मगर कुछ स्टेटमेंट देखेंगे हम लोग गॉस लॉ के, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले तो हम लोग कुछ पॉइंट देखेंगे जो बता रहे हैं कि व्हेन गॉस लॉ इज यूजफुल। कहने का मतलब गॉस लॉ कब यूजफुल होगा। देखिए, गॉस लॉ जो है अप्लीकेबल हमेशा होगा, कभी भी, जैसे कि मान लीजिए कोई भी क्लोज बॉडी है, ऐसी ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, कोई भी क्लोज बॉडी है, इसके अंदर आपने चार्ज क्यों रख दिया है, मैंने कहा टोटल फ्लक्स बताओ, आप आंख बंद करके कह दीजिए टोटल फ्लक्स जो है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो ये अप्लीकेबल तो है, पर यूजफुल कब होगा, मतलब गॉस लॉ की हेल्प से हम लोग कब चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल साइड्स का फ्लक्स निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल सरफेस का फ्लक्स, और कह लीजिए इसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कैलकुलेट करेंगे। ओके, क्योंकि अभी हम लोग पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, जैसे कि रॉड के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम लोग गॉस लॉ की हेल्प से भी समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब व्हेन गॉस लॉ इज यूजफुल, कंडीशन हमको देखनी है। तो जैसे कि मैंने कह दिया क्लोज बॉडी है, टोटल फ्लक्स जो है वो इतना है। अब मैं आपसे कहूँ कि इसके थ्रू फ्लक्स बताओ, इस सरफेस के थ्रू, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि टोटल जो है, मेरी बात को समझिएगा, टोटल फ्लक्स जो है, चार्ज मान लीजिए इसके सेंटर पे रखा है, टोटल फ्लक्स कितना है, तो जो हाफ जो हेमीस्फीयर होगा उसके थ्रू जो आएगा वो उसका आधा आ जाएगा। मगर ये चीज़ आप कब लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप तब लगा सकते हैं जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। कंडीशंस क्या है, पहले इनको समझते हैं, उसके बाद हम इनके बेसिस पर न्यूमेरिकल भी देखेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल देखेंगे, और बहुत अच्छे लेवल के। तो पहले मगर हमको इनको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, तभी तो न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है, द गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चाहे सिंगल चार्ज हो या फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके रिस्पेक्ट में जो गॉसियन सरफेस हो वो कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए। कहने का मतलब देखिए, गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल, जैसे कि मान लीजिए एक चार्ज है। अब आप अगर गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, तो अगर आप गॉसियन सरफेस ऐसे बना दिया आपने, मान लीजिए यूँ करके, अब क्या है कि यहाँ पर तो पास चार्ज है और यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गई है। तो कहने का मतलब मैं कहूँगा टोटल फ्लक्स बताओ, तो यस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मगर मैं कहूँ इसको बांट दो, इसके थ्रू फ्लक्स बताओ, इसके थ्रू फ्लक्स बताओ, तो हम कैलकुलेट अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कैसा गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हर तरफ सरफेस कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब अगर चार्ज होता तो आप इसके चारों तरफ ऐसा स्फीयर बनाते कि चार्ज उसके सेंटर पे रहता, समझ रहे हैं। आप ऐसी सरफेस बनाते उससे कि जो चार्ज है उसके सेंटर पे आता। कहने का मतलब यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, हर तरफ क्या होती, बराबर होती। चाहे पॉइंट चार्ज होता या तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता। तो इस बात पे याद रखिए, गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कहाँ पर, एट ऑल पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस। वही वाली बात है,
देखिए अगर यहाँ सेंटर पे चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक ये डिस्टेंस सेम है r, यहाँ से ये डिस्टेंस सेम है r, यहाँ से ये डिस्टेंस सेम है r। बात को समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ से अगर यहाँ चार्ज क्यू रखा है तो हर जगह डिस्टेंस सेम है, तो E की वैल्यू हर जगह क्या होगी? E की वैल्यू सिंपल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज है Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। समझ रहे हैं? यहाँ सिंपली मैं कह दूँ तो E की वैल्यू क्या होगी? E की वैल्यू होगी KQ अपॉन R स्क्वायर। बोलिए हर जगह पे सेम है क्योंकि डिस्टेंस सेम है और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एक ही है। तो कॉन्सेप्ट कहने का मतलब है कि पूरी सरफेस पर हर जगह जो भी आपने गॉसियन सरफेस डिजाइन की है, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सेम, कह लीजिए इक्वल हो, कहाँ पर? एट ऑल पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस। ओके, नेक्स्ट कह रहा है एंगल थीटा, किसके बीच का एंगल है? बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ए यहाँ पर क्या है? एरिया वेक्टर, उसके बीच का एंगल जो थीटा हो वो कैसा होना चाहिए? मस्ट बी सेम। अगर 0 डिग्री है तो 0 डिग्री रहे, अगर 90 डिग्री है 90 डिग्री रहे, अगर 30 डिग्री है 30 रहे, 45 डिग्री है तो 45 रहे। मगर मोस्टली जो हमें कंडीशंस मिलेंगी, जनरली एक जनरल बात कर रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ जनरल, जो आपको थीटा की वैल्यू मिलेंगी वो आपको थीटा इक्वल टू या तो 0 डिग्री मिलेगा और 90 डिग्री मिलेगा, यही चीज होगी। ओके, जनरली यही आपको एंगल मिला करेंगे। ओके, तो तीसरा पॉइंट क्या है कि हर जगह थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे कि पहले अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं फिर समझाऊंगा। जैसे कि गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज। इस बात को भी चलिए क्लियर कर देते हैं। अब मैं एक गॉसियन सरफेस बनाता हूँ और देखता हूँ क्या यह सारी कंडीशन उस पर अप्लीकेबल है। जैसे कि एक चार्ज है क्यों, मैंने कहा इसके थ्रू गॉसियन सरफेस बनाई है, तो आइडियली जो गॉसियन सरफेस होगी वो बेटा इसके चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पर एक स्फीयर ही हो सकती है। क्या बना लिया मैंने? एक प्यारा सा स्फीयर। देखिए ये चार्ज रखा है मेरा। देखिए पहली चीज, गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज। चार्ज से सिमेट्रिक है कि नहीं? यहाँ चार्ज रखा है तो हर तरफ सिमेट्रिक है, चार्ज सेंटर पे सिमेट्रिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सेम। इस चार्ज के थ्रू यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वैसे यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी सेम होगी कि नहीं होगी, वैसे यहां पर भी ले लेते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? ओके, हो रही है। तीसरी कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल। थर्ड कह रहा है द थीटा एंगल बिटवीन ई एंड ए मस्ट बी सेम होना चाहिए। अब चलिए काम करिए, सरफेस पे हर जगह पर हम लोग पहले तो एंगल बनाने के लिए पहले तो एरिया वेक्टर खींचेंगे ना। तो क्लोज सरफेस पे एरिया वेक्टर जो होता है सरफेस के नॉर्मल होता है, तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा? यही एरिया वेक्टर होगा कि नहीं होगा? बोलिए डी है, क्या बोल देते हैं इसको? छोटा है ना तो डी है वेक्टर। ओके, देखिए समझ रहे ना, क्योंकि सरफेस क्लोज सरफेस पर एरिया वेक्टर उस पर नॉर्मल बनता है। ओके, तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर बनेगा स्फीयर के ऊपर वो कैसा बनेगा? नॉर्मल। ओके, यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा? तो यहाँ पर डी ए भी इधर ही होगा और यहाँ पे डी ए की वैल्यू ऐसी होगी। हियर एंगल बिटवीन ई एंड डी ए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, हियर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड हियर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। देखिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, सिमेट्रिकल थी, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बराबर थी क्योंकि दूरी क्या है? आर है और आर है। ओके, थीटा भी हर जगह पे सेम है और कितना है? 0 डिग्री है। गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास थ्रू एनी चार्ज पॉइंट चार्ज। देखिए चार्ज से पास नहीं हो रही, ऐसी कंडीशन नहीं है ना कि यहाँ चार्ज रखा होता और हम गॉसियन सरफेस ऐसे पास कर देते हैं। बोलिए कहीं सरफेस पे चार्ज होता तो ये कंडीशन तो नहीं है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये देखिए ऐसी सरफेस सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है। ओके, तो ये बन गई हमारी एक आइडियल गॉस सरफेस। ओके, अब पॉइंट चार्ज के थ्रू अगर मैं कहूँ आइडियली गॉस सरफेस कैसी होगी तो एक स्फीयर होगी। हाँ, अब अगर प्लेट होती समझ रहे यार, रॉड होती तो उसके थ्रू आइडियली गॉसियन सरफेस अलग तरह की बनती। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रॉड के थ्रू आइडियल गॉस सरफेस कैसे बनाएंगे, एक प्लेट के थ्रू, चार्ज प्लेट है उसके थ्रू आइडियल गॉस सरफेस कैसे बनाएंगे, इस तरह की बातों को हम लोग देखेंगे। तो मैं रब करता हूँ,
ये सारी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करती है गॉसियन सरफेस, तो हम लोग गॉसियन सरफेस से कुछ यूज़ कर सकते हैं, उससे कुछ हेल्प ले सकते हैं। अनदर सिर्फ और सिर्फ हम उसका फ्लक्स बता सकते हैं कि फाई इक्वल टू Q/ε0 होगा, और कोई जानकारी देना हमारे सिलेबस से बाहर है या कह लीजिए आसान नहीं होगा। ओके, तो मैं इसको रब करता हूँ और हम लोग बढ़ते हैं फिर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो पहले तो इसको रब किया जाए। ओके बेटा, वापस आइए कहाँ की तरफ, एक बार फिर से गॉस लॉ की तरफ। क्या कह रहा था गॉस लॉ कि एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कोई चार्ज रखा है, तो जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, एनक्लोज चार्ज का एप्सिलॉन टाइम्स। फिर से देखिए, मान लीजिए मैं कह दूं कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिस पहले, तो मान लीजिए एक चार्ज है Q और इसको ऐसे एक सरफेस से बंद कर दिया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पर एक सरफेस ले लेते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे कर लीजिए। ओके, मैं पूछूंगा फ्लक्स बताओ, फाई, आप सिंपली बोलेंगे Q/ε0। ओके, फिर से इसके अंदर एक चार्ज नहीं रखा था, एक चार्ज रखा था Q1 और एक चार्ज रखा था Q2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा दिखाना मुश्किल है, क्योंकि दोनों चार्ज की जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हर जगह काम करेंगी। मगर अब मैं कहूँ इस कंडीशन में फ्लक्स बताइए, तो आप कहेंगे फाई इक्वल टू, अब चार्ज कितना एनक्लोज है, Q1 प्लस Q2/ε0। समझ रहे हैं? फिर से एक क्वेश्चन, इसके अंदर चार्ज रखा है +2 माइक्रोकूलम और यहाँ पे रखा है -1 माइक्रोकूलम। मैंने कहा फ्लक्स बताइए, फाई की वैल्यू क्या होगी, Q1 प्लस Q2, एडिटिविटी का रूल लगेगा, कितना, 2 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम अपॉन ε0 टाइम्स। ओके, ये फ्लक्स हो गया जितने भी चार्ज हो। फिर से एक क्लोज सरफेस है, कैसी भी, एक चार्ज यहाँ रखा है Q1, यहाँ रखा है -Q2 और यहाँ पे रखा है Q3। नेट फ्लक्स बताइए, तो नेट फ्लक्स जो होगा वो होगा Q1 -Q2/ε0। Q3 जो है वो एनक्लोज थोड़ी ना है, Q3 तो बाहर है, उसके थ्रू फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, अब एक क्वेश्चन, अगर मैं कहूं इस सरफेस पर जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स जो है सरफेस पर वो Q1 -Q2/ε0 है, क्या सरफेस के फ्लक्स से इस चार्ज से फ्लक्स पर कोई फर्क पड़ता है? तो आंसर है नहीं। ये चार्ज हो तो भी इतना फ्लक्स, ना हो तो भी इतना फ्लक्स। मगर इस चार्ज के होने से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पे फर्क पड़ता है? यस, ठीक है। मैं कह रहा हूं ये जो चार्ज है, इट डू नॉट affect the phi electric flux through surface। Okay, it do not affect the flux, total flux through the surface, ठीक है। बट अगर मैं बात करूंगा it affected the net electric field, ओहो कितनी खूबसूरत बात है, समझिए। एक्चुअल में अगर ये चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये बनाएंगे वो कुछ और होंगी, मगर इस चार्ज के आने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो बदल जाएगी ना। पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगी मगर फ्लक्स हर केस में इतना ही रहेगा। जब मैं फिर से पूछता हूँ, जब मैं कह रहा हूँ Q3 नहीं है, फ्लक्स बताओ इतना, Q3 आ गया, फ्लक्स बताओ इतना, ठीक है। अगर मैं कह दूँ Q3 नहीं है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में बोल रहा हूँ E नेट जो है मान लेता हूँ E0 है, ठीक है, जब Q3 नहीं है। पर जब Q3 आ जाएगा, अब मैं कहूँ कि E नेट बताओ, तो इट इज नॉट इक्वल टू E0। ओके, बदल जाएगी, कुछ और हो जाएगी भाई, रिजल्टेंट तीनों की। तो चार्ज के आने से इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज होती है, मगर फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज डू नॉट चेंज। ओके, तो ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी। 2 चार्ज हो, 3 चार्ज हो, 4 चार्ज हो, जितने भी चार्ज एनक्लोज हैं उनको लिखो और एप्सिलॉन नॉट कर दो। ये हो गया हमारा गॉस लॉ।
ओके, रब करता हूं मैं। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अब बच्चों बढ़ते हैं फटाफट और आगे। अब कुछ अच्छी बातें। पहले तो एक क्वेश्चन करता हूं मैं, क्या है, मैंने कहा जैसे कि एक सरफेस है, एक हमने क्या ले लिया बेटा, एक स्क्वायर ले लिया, ऐसे कर लिया, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, दिस 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 एंड दिस, और इसकी साइड जो है वो है ए। ये भी कितनी है बेटा, ए। ओके, मैंने कहा चांद से कहीं वापस आइए यहीं, ये इसका सेंटर है और इसके सेंटर से टिक 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 a/2 हाइट पर यहाँ पर एक चार्ज रखा है Q। अब मैंने कहा इस चार्ज Q के थ्रू ये जो सरफेस है इस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए ये सिचुएशन ऐसी है ना कि फिर से बनाता हूँ, ये सरफेस हो गई आपकी, यहाँ चार्ज रखा है Q। अगर आप ये वाले फॉर्मूले से निकालेंगे फाई इक्वल टू कितना E डॉट डी है, और यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस मान लेंगे, मान लो, और इसके थ्रू निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, नीचे की तरफ, और इसका एरिया वेक्टर जो है ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हैं। चलो मैं कह रहा हूँ इधर की तरफ ले लिया, तो हेयर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। मगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से यहाँ भी तो बनेगी, ओके, यहाँ से यहाँ भी तो बनेगी, यहाँ से यहाँ भी तो बनेगी, यहाँ एरिया वेक्टर नीचे, यहाँ एरिया वेक्टर नीचे, यहाँ एरिया वेक्टर नीचे, यहाँ एरिया वेक्टर नीचे, हर जगह पर थीटा की वैल्यू चेंज होगी। बोलिए, समझिए ऐसी सरफेस है और यहाँ चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 हर तरफ जा रही है ना, थीटा चेंज हो रहा है। ओके, क्या किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यहाँ से ये डिस्टेंस कम है, यहाँ से ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो E की वैल्यू भी हर जगह पे कम होगी। अगर आप निकालने पर आएंगे तो आपको आ जाएगा बुखार, आप पड़ जाएंगे बीमार, पर इसको आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, कर सकता हूँ मैं, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकता हूँ, मगर थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा। मगर एक आसान तरीका है, उसका यूज़ करते हैं। ये कैसी सरफेस है, ओपन सरफेस है। अगर मैं इसको क्लोज कर लूँ, इमेजिनरी क्लोज सरफेस बना लेता हूँ, देखिए ओके, कुछ ऐसे क्लोज हो गई। मैंने कहा था इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स बताओ मुझको, यही तो पूछ रहे थे। साइड कितनी थी A, ये भी कितनी A, सारी A एक साइड का बना लिया। ये चार्ज कहाँ रखा था, ध्यान दीजिए थोड़ा सा इधर आइए। ये चार्ज रखा था, ये मैंने रखा था इससे कितनी हाइट पर बेटा, a/2 पर। तो एक तरह से ये जो चार्ज है वो इस क्यूब के सेंटर पे नहीं रखा है। बोलिए, अगर इस सरफेस से a/2 हाइट पे रखा है तो कहाँ रखा है, सेंटर पे, क्योंकि देखिए इसकी हाइट पूरी कितनी है a, और ये कहाँ रखा है a/2, सेंटर पे, सेंटर पे रखा है। अब इस पूरे क्लोज्ड क्यूब के थ्रू, क्लोज बॉडी होगी ना, मैंने कहा फ्लक्स बताओ, गॉस थ्योरम लगा के बता सकते हो क्या, कितना चार्ज बन रहा है, क्यूब, कितना चार्ज बन रहा है, ये चार्ज कितना है क्यूब, और उसका कितना एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। कहने का मतलब इस टोटल सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है, ठीक है, वो Q/ε0 है। मैं किसके थ्रू पूछ रहा हूँ, इस एक सरफेस के थ्रू। तो अब ये बताइए, इस स्फीयर से, सॉरी स्फीयर बोल रहा हूँ मैं, इस क्यूब से जो फ्लक्स इस सरफेस पे प्रोड्यूस होगा वही फ्लक्स इस सरफेस पे होगा, वही फ्लक्स इस पर होगा, वही पीछे वाले पे होगा, वही आगे वाले पे, और वही नीचे वाले पे। क्यों, क्योंकि सिमेट्री है। सिमेट्री क्यों है, क्योंकि सेंटर पे रखा है। देखिए सोचिए एक बात को, अगर एक रूम के, मान लीजिए क्यूब जैसा रूम है, अगर आप उसके सेंटर पर चार्ज रख देते हैं तो उससे जो फ्लक्स छत पे लिंक कर रहा होगा वही फ्लोर पे कर रहा होगा, क्योंकि सेंटर पर है, वही इस साइड वाली वॉल पे कर रहा होगा, वही इस साइड वाली वॉल पे कर रहा होगा, वही फ्रंट वाली वॉल पर और वही बैक वाली वॉल पे। मेरी बात क्लियर हो रही है? क्यों, क्योंकि चार्ज जो है सेंटर पर रखा है और आपका क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं है, क्या है, क्यूब है। तो हर सरफेस के थ्रू फ्लक्स इक्वल होगा, टोटल फ्लक्स इतना है, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस कितना होगा, तो मैं कहूंगा फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, फाई ईच सरफेस। तो सारी सरफेस के थ्रू इतना है, तो एक सरफेस के थ्रू कितना होगा, Q/c
6 एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, बोलो। एक सरफेस के थ्रू Q/6 एप्सिलॉन नॉट, सारी सरफेस का जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा। देखिए सिंपली कैलकुलेट हो गया। और वैसे करते तो, अगर ऐसे करते आप ये वाला फॉर्मूला लगाते ऐसे करके, ऐसे कहते यहाँ से A/2 पर यहाँ चार्ज रखा है, तो देखिए हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होती। तो इस तरीके से निकालते तो बहुत टाइम लगता, फटाक से हो गया। सिमेट्री मान ली हमने क्या किया, हमने कहा चार्ज को सेंटर पर मान लिया, ऐसे बना लिया। आई होप सो आपको क्लियर होगा, बहुत सिंपल। फटाफट आइए आगे बात करते हैं। एक और कुछ जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं। जैसे मैंने क्या दिया, ये क्या है, हमारा एक हेमिस्फीयर है, काट दिया, खोखला है। मैंने यहाँ पर एक चार्ज दिया, ओके। खोखला भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ रखा है, इस सरफेस पे रखा है। मैंने क्या क्यों, यहाँ दिखा देता हूँ। मैंने कहा फ्लक्स बताओ, इसके थ्रू फ्लक्स बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा इसमें से होती हुई ऐसे करते हुए निकलेंगी। समझ रहे हो मेरी बात को, नीचे से यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, इस तरीके से कह लीजिए, 3D में सोच लीजिएगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, ओके। ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी। मैंने कहा फ्लक्स बताओ, यहाँ चार्ज रखा है क्यों। मैंने कहा फ्लक्स बताओ, तो आप अभी इसके थ्रू फ्लक्स निकाल सकते हैं। मगर मैं कहूँ अगर इसको आप ऐसे करके क्लोज कर लीजिए, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके भी जाएगी। अब मैं कहूँ कि टोटल फ्लक्स बताओ, फाई टोटल, तो आप कहोगे Q/ε0। तो पूरे के थ्रू Q/ε0, तो इस पार्ट के थ्रू कितना फ्लक्स, देखिए सेंटर पे तो रखा है, जितना फ्लक्स ऊपर लिंक होगा उतना ही तो नीचे होगा। तो जो फाई की वैल्यू आएगी इस केस में वो आएगी Q/2ε0। कैसे हुआ, सिमेट्री से हुआ। लॉजिक क्लियर हो रहा है, ओके। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर ऐसे हेमिस्फीयर बना लेते हैं, यहाँ पे चार्ज रख लेते हैं सेंटर पे इस जगह पे, और मैं फाई की वैल्यू पूछता हूँ तो कितनी होगी, Q/2ε0। फिर से अगर यहाँ कहीं रखा होता तो फिर ये वैल्यू नहीं आती, ठीक है। तब टोटल के थ्रू कितना होता, टोटल के थ्रू तब भी इतना होता, टोटल फ्लक्स इस कंडीशन में भी इतना होता, मगर इसके थ्रू इतना नहीं होता। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि अब देखिए अब सिमेट्री नहीं है। अब यहाँ पे चार्ज क्या है, यहाँ पे तो चार्ज पास है, फील्ड लाइन जैसे ज़्यादा निकलेंगी इस जगह से, इस एरिया से फील्ड लाइन ज़्यादा निकलेंगी, और यहाँ से फील्ड लाइन, समझ रहे हैं, कम हो जाएंगी। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो अभी भी इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में टोटल फ्लक्स तो इतना रहता है, मगर सेंटर पे है तो हाफ के थ्रू फ्लक्स इतना होगा, यहाँ पर इतना नहीं होगा, ओके। तो मैं रब करता हूँ, आपको ये सब लग रहा है समझ में आ गई है। आगे बढ़ा जाए फिर से। क्या किया गया, अब की मैंने कहा कि एक सिलेंडर है और मगर हेमी सर्कुलर ऐसे करके ये, और मैंने एक चार्ज को यहाँ पे रख दिया, क्यों। मैंने कहा फ्लक्स बताओ, तो देखिए इस चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके 3D में सोचिएगा बेटा, ऐसे जा रही होंगी इनमें से हो करके। चार्ज अंदर रखा था, सरफेस पे कहाँ रखा था, अंदर रखा था। मैंने कहा फ्लक्स बताओ, फाई की वैल्यू कितनी है। क्या करो, इसको पूरा कर लो। जितनी लेंथ ये है, अगर ये L लेंथ का है सपोज दैट, तो आपको L लेंथ का ही और बनाना पड़ेगा, नव से बड़ा नव से छोटा, ओके। क्यों बड़ा बना लोगे तो इधर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, इधर के थ्रू अलग। अब बताइए अगर L का हो गया तो मैंने कहा फाई बोलो, तो पूरे के थ्रू फाई Q/ε0। अब ये चार्ज क्योंकि सेम लेंथ का बनाएंगे तभी तो सेंटर पर चार्ज आएगा, तो अब इतने के थ्रू फ्लक्स बताओ, तो क्योंकि जो फाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, Q/2ε0, ओके। क्लियर हो रहा है। तो आई होप सो आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट, बहुत प्यार से समझते हैं। एक क्या है कि एक क्यूब है हमारे पास, ठीक बेटा, मैं बना देता हूँ ये, ओके। अच्छी तरह समझिएगा, दिख रहा है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसका जो ये कॉर्नर है, यहां पर एक चार्ज क्यू प्लेस किया। अब मैंने आपसे कहा कैलकुलेट द फ्लक्स ड्यू टू दिस सरफेस।
ओके, ये जो बॉटम वाली है। दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ। पहला तो मुझे बताओ फाई टोटल, इसके थ्रू लिंक होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन, फ्लक्स इस सरफेस को मैं 1 2 इसको 3 बोला था, तो मैं 5 3 बोल दे रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो ये दो बातें बताओ क्वेश्चन है। अब देखिए पहली बात तो ये कि अब की जो ये चार्ज क्यू है वो इसके अंदर एनक्लोज नहीं है। क्यों? कुछ पार्ट उसका चार्ज का अंदर होगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे 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 इस तरह से, बोलिए बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके बाहर भी तो जाएगी। तो कुछ फील्ड लाइन तो लिंक हो रही है इससे, जो कॉर्नर पर है अंदर की तरफ जा रही है, बाकी जो बाहर जा रही है वो तो लिंक नहीं हो रही है। तो अगर पूरी फील्ड लाइन लिंक होती ही तब तो फ्लक्स बेटा Q/ε0 होता। अब पूरी तो नहीं लिंक हो रही है, तो Q/ε0 होगा या उससे कम होगा? आंसर है कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ ही लाइन लिंक हो रही है। अब क्वेश्चन है कम होगा तो कितना होगा। तो अब इस पर सिमेट्री बनाई जाए, चार्ज की क्या बनाई जाए? सिमेट्री। देखिए मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ। क्या करते हैं कि ये जो एक और नया क्यूब बनाता हूँ। मान लीजिए इसकी साइड जो है मैं कह दूँ ए है, कितनी है? ए है। तो एक मैं क्यूब बनाता हूँ 2A साइड का, देखिएगा अच्छी तरह समझना बेटा, बहुत ध्यान लगा करके। आपको आपके इमेजिनेशन की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कैपेबल हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा, बस थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, ठीक है ना बेटा। तो क्या किया, थोड़ा सा एक काम करते हैं, जस्ट अ मिनट। कुछ अच्छा समझाने के लिए कुछ टाइम लेना ज़रूरी है। थोड़ा प्यारा सा नहीं बनाता ना बेटा, मैं प्यारा सा बनाता हूँ। चलिए इसकी साइड कितनी है? 2A बोल दे रहा हूँ, ओके। अब क्या काम कीजिए कि इसको उठाइए और इसके अंदर प्लेस कर दीजिए। देखिए कैसे प्लेस करेंगे। जब इसकी जगह रखेंगे तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे। दिस, ओके। अब क्लियर है। क्या किया मैंने? इसको उठा करके इसके अंदर प्लेस कर दिया। अब जरा समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये वाली सरफेस इसकी बॉटम वाली सरफेस होगी, ओके। चार्ज कहाँ रखा था? यहाँ पर आगे की साइड, तो ये चार्ज यहाँ रखा है आगे की साइड की। अब क्या ये चार्ज इस पूरे के अंदर एनक्लोज्ड है? क्वेश्चन है यस, एनक्लोज्ड है। और क्या इस पूरे क्यूब के सेंटर पे? तो देखिए बेटा ये पूरा 2A था और ये वाली साइड कितनी है? A, तो सेंटर पे तो आएगा, तो सेंटर पर है। तो इस पूरे के थ्रू अगर मैं फ्लक्स पूछूं, फाई ड्यू टू दिस फ्लक्स, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, फाई की वैल्यू जो इसके थ्रू होगी वो होगी Q/ε0, ओके। अब यहाँ पे अच्छी तरह से समझिएगा कि पूरे के थ्रू कितनी? Q/ε0। अगर मैं इस पूरी नीचे वाली सरफेस, ये जो सरफेस दिख रही है, नाम दे देता हूँ मैं इसको PQRS, PQRS के थ्रू फ्लक्स पूछूंगा तो कितना होगा? तो पूरी 6 सरफेस के थ्रू Q/ε0, तो PQRS के थ्रू जल्दी से बोलिए कितनी होगी? Q/6ε0।
उसकी बाई 6 हो जाएगी ना एक सरफेस। टोटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी, तो ये पी क्यू आर एस के थ्रू कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं फाई किसके थ्रू, पी क्यू आर एस, इतनी आ गई। ओके, अब ये बताइए ये जो आपका सरफेस है, ये वाला सरफेस, ओके, ये पी क्यू आर एस का कितना है, बाई 4 नहीं है क्या? देखिए सोचिए इस बात को, ये पूरा था और ये इसको उसका रखा तो 1/4 तो है। तो जो सरफेस, इसको नाम दे रहा हूँ फाई ड्यू टू सरफेस 3, ये कितना होगा, ये होगा 1/4 ऑफ फ्लक्स ड्यू टू पी क्यू आर एस, होगा कि नहीं होगा? तो ये कितना था, 1/6 था और बाई 4 हो गया, तो कितना हो गया 1/24 क्यू अपॉन एप्सिलॉन। मजा आया? कितना मजेदार था, बहुत सिंपल है। कॉर्नर पे रखा था, साइड ए थी, साइड एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, साइड से कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा इसके थ्रू फ्लक्स बताइए, इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स बताइए। आपने कहा इसको उठाते हैं एक बड़े क्यूब में रख देते हैं। अब ये वाला चार्ज आ गया उसके सेंटर पर। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बनेगी, ओके, वो पूरे पे लिंक हो रही है। मैंने कहा अब फ्लक्स बताओ, तुमने कहा पूरे के थ्रू फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा ये नीचे वाली सरफेस के थ्रू, तुमने कहा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा उसका बाई 4 ये वाला है, इसके थ्रू बताओ, तुमने कह दिया 1/24 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, इस तरह से सोचिए कि ये जो चार्ज है, कितना पोर्शन ऑफ चार्ज इसके अंदर, या कितना पोर्शन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर लिंक हो रही है। मैं फिर से बनाता हूँ, एक तरीका और है। देखिए सॉलिड स्टेट का है केमिस्ट्री में, जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा वो अच्छी तरह समझ जाएंगे, नहीं पढ़ रखा है तो भी कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान दो। ये चार्ज जो है, चार्ज कैसा बड़ा स्फीयर समझो इसको, तो ये जो है कुछ इतना चार्ज का जो है कुछ इतना पार्ट ही तो इसके अंदर होगा कि नहीं होगा, बोलो क्यों? अगर मैं उसको बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा कि मान लीजिए पूरा एक स्फीयर है, 3D में सोचिए, तो इसके 1 2 और 4 8 पार्ट करिए। कितने पार्ट करिए? 8 पार्ट। तो ईच पार्ट में जाएगा ना, बड़े तरबूज कभी काटा है आपने, कुछ इस तरीके से। सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट। ओके, क्लियर है ना? समझ रहे हैं आप? इसको सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस ये हो गई, एक सरफेस ये हो गई और एक सरफेस ये हो गई। ओके, जैसे कि एक बॉल थी, उसके आप 8 पीस कर लीजिए, तो एक पीस जो होगा वही तो यहाँ पर आएगा। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिंक होगी पूरी जो होती उसकी बाई 8। तो इस कंडीशन में इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हो रही है, फाई टोटल थ्रू दिस, ये होगी Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। बोलिए फाई टोटल की वैल्यू। ओके, फाई टोटल की वैल्यू क्या होगी? Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? मेरी बात को समझिएगा, चार्ज का कितना पार्ट इसके अंदर है, तो चार्ज एज पर है, एज पर है तो सिर्फ और सिर्फ 1/8 पार्ट जो है इसके अंदर है, बाकी सारा पार्ट बाहर है। इस तरह से भी सोच सकते हैं। यहाँ पर आइए, ये पीछे दिख रहा है आपको, अगर इसके आगे एक और बनाएंगे तो देखिए यहाँ से एक और क्यूब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो 2 हो जाएंगे, एक ऐसी 3 हो जाएगा, एक ऐसी 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 4 बॉक्स आपको नीचे रखने पड़ेंगे और 4 बॉक्स ऊपर रखने पड़ेंगे। देखिए फिर से समझिए, इस पूरे के थ्रू फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, मगर ये वाला जो था उसका बाई 8 है। अगर मैं कहूँ कि इसके जैसे कितने बॉक्स इसके अंदर फिट कर सकते हो, तो क्वेश्चन आंसर है 8 रख सकते हो। एक पीछे रखा, एक आगे रखोगे, एक उसके बगल में रखोगे, एक उसके ऊपर रखोगे, 4 हो जाएंगे नीचे, 4 हो जाएंगे ऊपर, तब तो होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट जो है पूरे का बाई 8 है। तो जो टोटल फ्लक्स आया वो कितना आया? Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इस पूरे के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना है? अब फिर से इसके थ्रू बताओ कितना है? तो अब आप सोच सकते थे कि पूरे के थ्रू जो है वो इतना है और 6 सरफेस है तो उसका बाई कितना कर दो? बाई 6 कर दो। मगर जरा देखो, चार्ज यहाँ कॉर्नर पे रखा है और इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बनेंगी वो इस सरफेस के पैरेलल होंगी। यार इस चीज़ को अच्छी तरह समझो यार, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मान लो एक क्यूब था और आपने उसके कॉर्नर पर चार्ज को रख दिया,
तो जिस कॉर्नर से अटैच है उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल होंगी, ये आगे वाली पर पैरेलल होंगी और ये जो साइड वाली होगी उसके भी पैरेलल होंगी। सोचिए एक क्यूब सोचिए बेटा, और उसके कॉर्नर पर एक चार्ज को प्लेस कीजिए। वो चार्ज जो है 3 सरफेस से अटैच है, ओके, ये वाली और ऊपर वाली। तो उसके थ्रू फ्लक्स होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके अगर है, यहाँ पे चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो पैरेलल जा रही है ना। और एंगल कैसा है? एंगल जो है वो कैसा है? हर जगह पे 90 डिग्री बनेगा, ओके। तो कहने का मतलब इस सरफेस के ऊपर से लाइन गुजर जाएंगी, ठीक है, पैरेलल। तो नेट फ्लक्स ड्यू टू ऑल 3 सरफेस, ये जो सरफेस है, ये पीछे वाली, मेरी बात को समझिएगा, ये पीछे वाली, ये वाली ऊपर वाली और ये फ्रंट वाली, इसके थ्रू कोई फ्लक्स होगा ही नहीं। जो भी फ्लक्स होगा वो बाकी रिमेनिंग 3 सरफेस जो हैं, कौन कौन सी? ये वाली, और आगे चार्ज रखा है तो पीछे वाली और ये बॉटम वाली, इनके थ्रू होगा। तो कहने का मतलब टोटल फ्लक्स तो इतना है और 3 के थ्रू है नहीं, तो बाकी 3 के थ्रू कितना है? तो बाकी 3 के थ्रू ही तो इतना है, तो 1 के थ्रू कितना है? तो 5 ईच अगर बोलेंगे, ईच नहीं, 5 रिमेनिंग 3, कौन सी? रिमेनिंग जो 3 थी, कौन सी? जिनसे चार्ज लिंक नहीं, जिनसे दूर रखा है, उनके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा? Q/24 एप्सिलॉन नॉट। देखिए आया उतना कि नहीं आया? बोलिए, है ना? क्योंकि बाकी 3 के थ्रू था नहीं, पूरे के थ्रू इतना, पूरे के थ्रू इतना, 3 के थ्रू है नहीं, तो बाकी 3 के थ्रू Q/24, तभी तो मिलके इतना बनेगा, ओके। आई होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं रब करता हूँ और अब बढ़ते हैं एक बहुत प्यारे से न्यूमेरिकल की तरफ। देखो बेटा, एक न्यूमेरिकल का एक डेरिवेशन करते हैं लोग पहले तो। बहुत प्यारा सा डेरिवेशन है और उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आगे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक प्यारा सा डायग्राम बनाता हूँ। बेटा एक डिस्क है, क्या है? डिस्क अच्छी सी बना लेते हैं, ये रही, ओके। ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर से x डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा है Q, ओके। ये चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ओके। मैं कह रहा हूं इस चार्ज के थ्रू इस डिस्क जिसकी रेडियस जो है r है, मैंने कहा मुझे बताओ फ्लक्स कितना होगा, कैलकुलेट द फाई, ओके। अब देखिए गॉसियन सरफेस अगर बनाएंगे, ठीक है, अगर हम जैसे बाकी क्वेश्चंस में कर रहे थे इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स चाहिए, तो एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस नहीं बन सकती, ओके। अगर बना भी लेंगे तो देखिए उसमें एक सरफेस ये आएगी, अगर सिलेंडर बनाएंगे तो एक सरफेस ये आएगी, एक सरफेस कहीं पीछे आएगी और बाकी कर्ड सरफेस है। इसके थ्रू फ्लक्स और इसके थ्रू फ्लक्स जो होगा सेम होगा मान लीजिए, पर कर्ड सरफेस के थ्रू कुछ और होगा, तो हम लोग नहीं निकाल सकते। तो पहले क्या करता हूँ, हम लोग इसको EDA cos थीटा वाले फॉर्मूले से करेंगे। क्वेश्चन को फिर से समझिए, एक डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी है बेटा? r है। डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट रखा है, एक पॉइंट चार्ज है Q। इस Q के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे लिंक होंगी, तो फ्लक्स बताओ कितना होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर बेसिकली देखा जाए तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, यहाँ समझते हैं, मान लो ऐसे करके डिस्क है, यहाँ पे चार्ज रखा है, तो ये डिस्टेंस कुछ है, यही डिस्टेंस कुछ है और ये डिस्टेंस कुछ है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अलग अलग होगी कि नहीं होगी? सोचिए बेटा इस बात को। ये रही डिस्क, ये रहा चार्ज, और मान लीजिए ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस चार्ज से प्रोड्यूस हो रही है, ओके। यहाँ पर अगर सरफेस लोगे तुम DA, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर DA और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। मगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो थोड़ी सी तिरछी जा रही है, DA इधर होगा, ओके, और E की वैल्यू ये होगी। यहाँ पे बात करेंगे तो DA तो ऐसे आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, तो यहाँ थीटा अलग है, यहाँ थीटा अलग है, यहाँ थीटा अलग है,
तो हर जगह थीटा की वैल्यू कैसी आएगी, अलग अलग आएगी। दूसरा, यहाँ से ये डिस्टेंस अलग है, यहाँ से ये डिस्टेंस अलग है, तो ई की वैल्यू भी क्या होगी, हर जगह अलग होगी। तो क्या इस तरीके से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ लॉजिक्स लगाएंगे, समझते हैं। हम निकालेंगे कि डिस्क का स्मॉल एलिमेंट क्या होता है। अब मेरी बात को समझिए, डिस्क का स्मॉल एलिमेंट, तो अगर एक डिस्क है, सोच रहे हैं ना, एक डिस्क है, उसका स्मॉल एलिमेंट बेटा एक रिंग होती है। देखिए ये अगर एक डिस्क है, इसमें अगर एक रिंग बांध लें हम लोग, क्या मान लें, डिस्क में एक रिंग काट लें, ओके, फिर एक और रिंग बना लें, फिर एक और रिंग बना लें, फिर एक और रिंग बना लें, ऐसे करते करते पूरी डिस्क बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बोलिए। तो डिस्क का जो स्मॉल एलिमेंट होता है वो क्या होता है, रिंग होती है। तो क्या किया जाएगा कि हम इसमें एक रिंग काटेंगे। तो चलिए कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैंने क्या किया, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहाँ पर एक रिंग काट ली। ओके बेटा, डिस्क में क्या काट ली, एक रिंग काट ली। और ये हाइट कितनी मानी है मैंने, आर, स्मॉल आर। पूरी रेडियस कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की, कैपिटल आर। समझ रहे ना, ये कितनी थी बेटा, कैपिटल आर। ओके, अब क्या किया जाए, यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है, ये जो होगी बेटा, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। ओके, इस एंगल को मैं बोल दे रहा हूं अल्फा। ओके, यहां पर जो एरिया वेक्टर खींचेंगे वो ऐसा बनेगा, डी है। जरा सोचो, जरा सोचो। ये एक डिस्क थी, उस पर एक रिंग बनाई। रिंग जो है उस पर एरिया वेक्टर सीधा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके होगी। दोनों के बीच में एंगल कितना, अल्फा। जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल तो यहाँ बनेगा, ये भी अल्फा होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, अल्फा है। ओके, अब जरा देखिए, यहाँ से ये डिस्टेंस, 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 या कह लीजिए इस चार्ज से ऑल डिस्टेंस ऑफ रिंग इज इक्वल। क्यों, ये रखा है चार्ज, ओके, और यहाँ पर है एक रिंग। समझ रहे हैं ना बेटा, ये ऐसे करके एक रिंग बनी है और इसके बीच में एक चार्ज रखा है। उस चार्ज से रिंग के ऊपर, रिंग के नीचे, रिंग के बाहर, रिंग के इस साइड, समझ रहे ना, क्लियर है। ये ऐसे एक रिंग है और रिंग से ऐसे करके एक चार्ज है। तो चार्ज से रिंग की हर तरफ की डिस्टेंस तो सेम होगी ना। तो ऐसा करने से इस चार्ज के थ्रू हर जगह पर ई की वैल्यू कैसी आ जाएगी, सेम आ जाएगी। हम क्या करेंगे, हम इस चार्ज के थ्रू इस रिंग का फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे आर बराबर, ये समझ लीजिए आर कुछ ऊंचाई पर था, अगर ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। तो आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू कैपिटल आर, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो क्या पूरी डिस्क का इंटीग्रेशन हो जाएगा, आंसर है यस। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमने सोच लिया। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस इस रिंग के थ्रू फ्लक्स निकालना है। तो अगर मैं कहूँ फाई, छोटा सा फाई मान लेते हैं उसको, डी फाई। ओके, एक बात और, इस रिंग की जो थिकनेस है, इस रिंग की जो थिकनेस है वो मैंने मानी है डी आर। ओके बेटा, रिंग की थिकनेस कितनी मानी बेटा, डी आर। तो मैंने कहा डी फाई बताइए, डी आर इज अ थिकनेस ऑफ रिंग, डी ए इज अ एरिया वेक्टर, ई इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कहा डी फाई बताइए, तो आप कहेंगे ई डी ए कॉस, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, अल्फा। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। चलिए फटाफट आइए और अच्छे से करते हैं। इस चार्ज क्यू के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आप वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज है क्यू और जो डिस्टेंस है। इस चार्ज क्यू से ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलिए है कि नहीं है। तो इसको यहाँ रख देंगे, तो क्या वैल्यू रखेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं ना, तो अंडर रूट में जो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। इट इज अ वैल्यू ऑफ ई। कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं।
डॉट डी ए क्या था, एरिया ऑफ रिंग। इस रिंग को जरा ऐसे काट के निकालिए तो सीधी एक लाइन बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? ओके, इसकी रेडियस कितनी है r, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 2 पाई r होगी कि नहीं होगी, बोलिए। है ना बेटा? देखिए रिंग की जो रेडियस थी वो स्मॉल r थी ना, तो जब इसको ओपन खोल करके ऐसे सीधा रख दोगे तो ये 2 पाई r होगी। थिकनेस मैंने कितनी बोली थी, थिकनेस मैंने बोली थी dr। तो अगर मैं इसका एरिया पूछूंगा तो 2 पाई r इंटू डी आर होगा, बोलिए 2 पाई r इंटू डी आर। बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा इस चार्ज के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम है? यस, चार्ज से रिंग की डिस्टेंस 3D में सोचिए, ये रिंग है, यहाँ पे चार्ज है, तो उस चार्ज से रिंग की डिस्टेंस, रिंग से चार्ज की डिस्टेंस हर जगह क्या है, सेम है। तो Q की वैल्यू, Q के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो इतनी होगी हर जगह, और एरिया ऑफ रिंग जो आएगा वो आएगा 2 पाई r dr। cos अल्फा निकालो, दिस अल्फा एंड इस इज आल्सो अल्फा। तो अगर यहाँ से cos अल्फा निकालूंगा तो बेस अपॉन हाइपोथेनस, तो cos अल्फा की वैल्यू मैं रखूंगा x अपॉन कितना बेटा, हाइपोथेनस कितना है, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो फटाफट मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ इंटू बढ़ते हैं अभी आगे, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q की जगह पर q, x की जगह पर x, 2 से ये 4 कैंसिल बचा, 2 पाई से पाई मर गया। ओके, कितना बचा, q r बचा, r dr और x। ओके, तो qx क्या लिख देते हैं आगे, r dr अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इट इज अ वैल्यू ऑफ डी फाई। यहाँ तक सबको क्लियर है? डी फाई इस रिंग के थ्रू फ्लक्स, तो रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग का एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल, ई की वैल्यू इतनी, डी ए की वैल्यू इतनी, कॉस अल्फा की वैल्यू इतनी। यहाँ तक आ गया। मगर हमको तो पूरा फ्लक्स चाहिए ना, तो मैं कहूँगा फाई टोटल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। और डी फाई की वैल्यू क्या है, तो डी फाई की वैल्यू के लिए हम सीधे वैल्यू कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1/, जिसमें भी कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लेते तो 1/4, 4 पाई नहीं, सॉरी ये तो कैंसिल हो गया ना बेटा, ये आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना? कितना बचा, 4 पाई तो कैंसिल, q r dr x, q r dr of x, 2/, एप्सिलॉन नॉट और दिस वैल्यू। ओके, जो कांस्टेंट है बाहर रखो। क्या कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, नहीं चेंज कर रहे हो। x यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट है, सेंटर से चार्ज तक की डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, नहीं बढ़ रही घट रही, तो x भी क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले आओ। 2 कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ आर ही तो बदल रहे हो। देखो छोटी रिंग, फिर बड़ी रिंग, फिर और बड़ी रिंग, फिर और बड़ी रिंग, ऐसे करते करते फाइनल डिस्क के बराबर वाली, ठीक है? तो आर ही तो वेरी कर रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर अपॉन में यहाँ पर भी आर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये अब इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए, तो इसका जो है हम करते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ओके, तो थोड़ा ध्यान देके समझिएगा। इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसको कुछ फंक्शन मान लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को बेटा समझिएगा, इसको सॉल्व करना है हमको, बहुत सिंपल है, बायो वाले बच्चे तो बहुत ध्यान से देखें, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम मान ले रहे हैं टी स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं ऐसा भी आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो एक्स आर के रिस्पेक्ट में इसको, टी के रिस्पेक्ट में इसको, तो x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, प्लस ये आ जाएगा हमारा 2r dr, ओके, इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 2t dt। ओके, 0 है हटा दो, 2 से 2 कैंसिल, r dr की जगह कितना आ गया, t dt रख सकते हैं। हम क्या करेंगे, बस यही काम करेंगे, 5 टोटल इक्वल टू बेटा q x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
और अब लिमिट भी चला देंगे ना। लिमिट कहाँ है, 0 से लेकर के कैपिटल आर तक। देखो कहाँ से आर को चेंज कर रहे हैं, 0 से लेकर के कैपिटल आर तक, तो ये लिमिट लगा देंगे। आर डी आर की जगह क्या रख सकते हैं, आर डी आर की जगह रख सकते हैं हम लोग बेटा टी डी टी। बात समझ में आ रही है। अपॉन इंटीग्रेशन ये कितना है, तो देखिए एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू टी स्क्वायर है, तो जब हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, खाली 3 बचेगा। तो नीचे जो वैल्यू आएगी वो आएगी टी क्यूब ओनली। ओके, टी से एक टी कैंसिल हो गया और उस टी को ऊपर उठा के ले जाओ। यहाँ लिख सकते हैं फाई टोटल इक्वल टू क्यू एक्स 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हैं बेटा, ये हो जाएगा टी की पावर -2 डी टी। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो पावर हो उसमें एक ऐड कर दो और होल वैल्यू से नीचे डिवाइड कर दो। आ जाइए बगल में, फाई टोटल इक्वल टू, अब बस हो गया बेटा, कुछ नहीं बचा, क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसको लिख सकते हैं हम, जो लिखेंगे वो लिखेंगे माइनस का 1/टी इंटीग्रेट करने के बाद, क्योंकि -2 में 1 जोड़ोगे -1 और नीचे भी क्या है -1, तो माइनस टी की पावर -1, टी की पावर -1 नीचे आ गया 1/t और माइनस ये रहा। लिमिट क्या चल रही थी हमारी, 0 से बढ़कर 0 से बढ़कर और 0 से बढ़कर। ओके, बस कुछ नहीं। फाई टोटल इक्वल टू फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। एक बार हायर लिमिट रखेंगे, क्यू की जगह क्यू, एक्स की जगह एक्स, 2 की जगह 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बार रखेंगे माइनस में 1/r। अभी नहीं, अभी तो हम लोग माइनस चेक, अभी तो t की वैल्यू पुट करेंगे ना। t की वैल्यू थी कितनी, माइनस लगाओ, और t की वैल्यू जो थी वो थी अंडर रूट में इतना, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, वो भी किसमें बेटा, अंडर रूट में। दिस वापस t को उस फंक्शन में भी तो लाओगे जिस फंक्शन में तुम कैलकुलेशन कर रहे थे। ये तो हमने t माना था ताकि हम आसानी से कर सके, तो t की वैल्यू वापस रख दी, यहाँ पे 0 और यहाँ पर r। अब करिए, एक बार चेंज किसको कर रहे थे, r को कर रहे थे ना, तो एक बार इसकी जगह पे कैपिटल R रखेंगे, एक बार इसकी जगह पे 0 रखेंगे। ओके, तो फाई टोटल इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस लगाओ तो लिमिट को हम चेंज कर देते हैं। पता है, अगर माइनस है, माइनस को हटाना तो लिमिट को चेंज कर लीजिए, माइनस हट जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, माइनस हटा देता हूँ, हायर लिमिट 0, लोअर लिमिट r हो जाएगी। ओके, तो एक बार यहाँ पर 0 रखो, कितना आएगा 1/x स्क्वायर, मतलब 1/x आएगा। फिर माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा 1/√में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। इसकी पावर हाफ बोल देते हैं, 1/2, ये आ जाएगा। ओके, एक काम करो, x से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फाई टोटल इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस ये कितना हो जाएगा x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2। ओके, जरा गौर से देखें तो एक चीज बताता हूँ मैं, कि अगर इस मान लेते हैं, वैसे तो ये वैल्यू ठीक है, फाइनल आंसर, मगर एक चीज देखिए, अगर मैं यहाँ से इस डिस्टेंस को, जो सरफेस था, सरफेस, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो एरिया वेक्टर मान लो फाइनल जो लास्ट वाली रहेंगे, तो एरिया वेक्टर कैसा होगा, डीए होगा, और ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूँ, समझ रहे ना, ये पूरा एंगल, अल्फा बीच में कहीं था, जेन्युइन एनी, ठीक है, एनी एंगल, बट थीटा कहाँ के बीच का ले रहा हूँ, सरफेस पर, सरफेस पर। तो एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, नहीं हो जाएगा, बोलिए, क्लियर है। तो इट इज़ अ वैल्यू ऑफ कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूँ यहाँ से कॉस थीटा, तो वैल्यू आएगी x अपॉन इतना एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
की पावर 1/2। समझ रहे हैं, ये जो आपकी डिस्टेंस है। ओके, तो एक तरह से देखिए, तो अगर इस एंगल को थीटा मान लें तो इट इज़ अ वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो 5t इक्वल टू आप लिख सकते हैं q/2ε0 सिंप्लीफिकेशन के लिए। ये सही है, हमेशा के लिए सही है, मगर ये कब, जब थीटा आपको अगर एंगल पता हो 1 माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं कितना, कॉस थीटा। तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया, एक फॉर्मूला ये भी बन गया। घबराइए नहीं, एक बार प्यारे समझिए। क्या था, एक डिस्क थी, डिस्क से x डिस्टेंस पे एक चार्ज क्यू रखा था, हमसे कह रहा था इस डिस्क का फ्लक्स बताओ। तो हमने क्या किया, हमने एक रिंग मान ली जिसकी सेंटर से डिस्टेंस r है और रिंग की थिकनेस dr है, और हमने रिंग मानी तो एक चीज़ बहुत आसान हो गई हमारे लिए कि इस चार्ज क्यू से रिंग के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी और अल्फा या एंगल की वैल्यू भी सेम होगी। ओके, क्योंकि ऐसे रिंग है और चार्ज रखा है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बराबर डिस्टेंस पे आएगी और डी ए और ई के बीच का एंगल भी सेम होगा। तो हमने कह दिया डी फाई इक्वल टू, छोटे से एलिमेंट के थ्रू डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस अल्फा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दी 1/4πε0, जो चार्ज था जो वो वाला चार्ज और जो डिस्टेंस थी उस डिस्टेंस का स्क्वायर। डी ए की वैल्यू हमने कह दिया, अगर ये आर ऊंचाई पर है तो ये 2πr इसकी रेडियस है, और इसकी थिकनेस कितनी बोली मैंने बेटा, dr। कितनी बोल रहा हूँ, ये कितनी बोल रहा हूँ, dr। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया निकल गया। ये क्या निकल गया हमारा, एरिया निकल गया बेटा, एरिया हो गया। ओके, क्लियर है, एरिया रख दिया, कॉस अल्फा की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया, सॉल्व किया, करते गए यहाँ फंसे तो हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया फंक्शन मान लो, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है हमको, तो इसकी वैल्यू को हमने टी स्क्वायर मान लिया। यहाँ से आर डी आर इक्वल टू टी डी टी आया, तो आर डी आर की जगह पे टी डी टी रख दिया, और इसको क्या माना था, इसको टी स्क्वायर माना, तो टी स्क्वायर की पावर 3/2, तो स्क्वायर से 1/2 कैंसिल, खाली क्यू बचा। सॉल्व कर लिया, यहाँ तक आ गए, वापस फिर से टी की वैल्यू रखी, ओके, और फिर इंटीग्रेशन की वैल्यू जो थी लिमिट की वो पुट करके सॉल्व कर दिया। इसका मतलब अगर ये फॉर्मूला आया है तो इससे समझते क्या हो, इससे समझते हो कि एक चार्ज यहाँ रखा है Q, और यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं कह दूँ एक डिस्क है, डिस्क मान लो, या इसको कोन मान सकते हैं, इसको 3D में सोचो, अगर ये उभरा हुआ है कोन है, सरफेस कैसी भी हो ना बेटा, अगर ये थोड़ी सी ऐसे उभरी हुई होती, कोन होती, तो भी मैं कहता इस चार्ज के थ्रू फ्लक्स बताओ, और मैं कह देता कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस और दिस इज वेक्टर, और ये एंगल अगर तुमको पता है, ये एंगल तुमको पता है, ठीक है, थीटा अगर तुमको पता है, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसके थ्रू लिंक होने वाला फ्लक्स बोलो, तुम कहोगे फाई की वैल्यू जो होगी Q/2ε0 1 माइनस कॉस थीटा है। और अगर कॉस थीटा तुमको नहीं पता है और उसके बदले में अगर ये डिस्टेंस पता है x और ये पता है r, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो, क्या x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो ये बात समझ में आ रही है आपको? तो एक चार्ज के थ्रू किसी कोन पर बनने वाला, इस सरफेस पे बनने वाला फ्लक्स इतना होता है, नोट कीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इसी के बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल लिखेंगे। फॉर्मूला आप एक बार नोट कर लीजिए फटाफट से, क्या है, Q/2ε0 1 माइनस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज अ एंगल एट सरफेस। समझ में आ रही था, बट सरफेस पे जो कॉर्नर पे जो एंगल बन रहा था वो थीटा था। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अब क्या करते हैं, इसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। क्या है कि मैंने कहा, पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने कहा एक सिलेंडर है, ओके, ऐसे क्लोज, ठीक है, और मैंने कहा यहाँ पर एक चार्ज रख देता हूँ मैं सेंटर पे Q। मैंने कहा इसके थ्रू फ्लक्स बताओ, बहुत आसान, आप कहोगे फटाक से फाई टोटल इक्वल टू कितना चार्ज एनक्लोज है Q और उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ओके, मैंने कहा अब क्या कर रहे हैं कि ये जो सिलेंडर है इसके सेंटर पे चार्ज Q रखा है और मैंने इसको यहाँ से ओपन छोड़ दिया, मतलब कि इधर से तो बंद है पर यहाँ से खुला है। मैंने कहा अब फ्लक्स बताओ,
तो आप फिर क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे, पहले इसको क्लोज करोगे, आप कहोगे क्लोज होता तो इतना होता। ठीक है, कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इसकी रेडियस जो है हमको गिवन कर रखी है, कितनी बेटा, आर, कितनी बोल देता हूँ मैं, आर। ओके, और ये जो डिस्टेंस है ये हमको दे रखी है 2r। चलो, यहाँ पे चार्ज रखा है, इधर से बंद है, इधर से खुला है, पूछा क्या फ्लक्स बताओ, तो अगर टोटल क्लोज होता तो इतना होता, बोलिए। अब ओपन होने की वजह से कितना फ्लक्स जो है बिना लिंक हुए निकल जाएगा, तो आंसर है यहां से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी ये सारी हमारी बिना लिंक हुए चली जाएंगी। बाकी सारी फील्ड लाइन जो है क्या होंगी बेटा, सरफेस से कहीं ना कहीं लिंक होंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना बेटा, बाकी सारी फील्ड लाइन तो लिंक होंगी, बस ये वाला पोर्शन कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक था, ये पोर्शन बिना लिंक हुए निकल जाएगा। तो टोटल फ्लक्स तो इतना था, इसमें से इतना फ्लक्स घटा दो। अब क्या आप करके नहीं आए हैं कि ये चार्ज अगर यहाँ रखा है, मैंने कहा था ये इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर है, ये कितनी है बेटा, आर है, और ये पूरी डिस्टेंस 2r है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, ये डिस्टेंस भी तो r होगी। बोलिए, क्लियर है? फिर से देखिए, इस तरीके से है, यहाँ पे चार्ज क्यों रखा है, पूरा बना लेते हैं। यहाँ पे चार्ज क्यों रखा है, और ये पूरी डिस्टेंस अगर 2r बोला है तो ये इतनी डिस्टेंस क्या होगी, r होगी। रेडियस कितनी है, वो भी r बोली है, तो दिस एंगल इस 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताइए। अगर दो साइड सेम है तो ये एंगल 45 होगा। अगर ये एंगल 45 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर यहाँ पर, दिस एंगल इज ऑल्सो ई एंड डी ए कह लीजिए, अगर इस सरफेस के लिए बात करते हैं तो दिस इज ऑल्सो 45। तो जो फ्लक्स निकलेगा, बताइए ये कौन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो कितना फ्लक्स वेस्ट हो गया, वो कितना होगा, तो वो फ्लक्स होगा फाई थ्रू कोन इक्वल टू, क्या पढ़ा था बेटा हम लोगों ने, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस कॉस थीटा बेटा, यही पढ़ के आए थे। ओके, तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कॉस 45, मतलब कि 1 अपॉन रूट 2। ओके, तो इतना फ्लक्स जो है वेस्ट हो जाएगा। बाकी तो हम कहेंगे फ्लक्स ड्यू टू दिस सरफेस, तो हम कहेंगे फाई इक्वल टू जो होगा वो होगा हमारा फाई टोटल माइनस फाई ड्यू टू कोन। ओके, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाई टोटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, ये वैल्यू। ओके, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर लेना, कॉमन ले लेना, सॉल्व कर लेना। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये वैल्यू हो जाएगी ये माइनस दिस। ओके, अच्छा, अगर इधर से भी ओपन होती तो क्या करते हैं, जितना यहाँ से फ्री गया वहाँ इतना यहाँ से भी फ्री जाएगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ रहे हैं ना? अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि सरफेस ऐसी है और यहाँ पे चार्ज रखा है, ओके, तो मैंने कहा कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स बताओ, फाई थ्रू कर्व्ड सरफेस के थ्रू पूछा तो कितना होता, फाई टोटल माइनस 2 और कितना, देखिए इधर से भी कोण और इधर से भी कोण, और कंडीशन वही है कि ये r है, ओके, और ये पूरी कितनी है 2r है, कितनी 2r, तो इतना इधर से फ्लक्स वेस्ट किया, इतना इधर से फ्लक्स वेस्ट किया, तो कितना, तो फाई टोटल माइनस 2 और फाई ड्यू टू कोण, इसको सेपरेट कर दोगे तो आ जाएगा आपका। ओके, ये क्या है, कर्व्ड है बेटा, कोण नहीं, ये कोण है, ये क्या है, और ये क्या है, कर्व्ड सरफेस। तो जो फ्लक्स निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू निकलेगा, फ्लक्स, क्योंकि हमने ये इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स दोनों का, एक का फ्लक्स इतना होता है फाई कोण वाला, ठीक है, और फाई कोण वाले में से क्या किया हमने, उसका डबल कर दिया, तो दोनों तरफ का आ गया, टोटल में से घटा दिया। क्लियर हो रहा है ना? अच्छा, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अब की क्या बेटा, हमारा एक सिलेंडर है, समझना, और यहाँ पे कहीं चार्ज रखा है Q, सेंटर पे ही मान लो,
और ये जो सिलेंडर है बेटा इन्फिनाइट लेंथ का है। इन्फिनाइट लेंथ का मतलब कहाँ तक गया है नहीं पता, ठीक है। और मैंने कहा कैलकुलेट फाई ड्यू टू कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स होता है, तो कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई टोटल माइनस 2 इंटू फाई कोन। ये होगा कि नहीं होगा बताओ? टोटल में से कोन वाला घटा दोगे तो किसका कर्व्ड सरफेस का निकल जाएगा। यही तो हम लोगों ने किया, फाई कर्व्ड इक्वल टू फाई टोटल माइनस 2 इंटू फाई कोन। मगर एक चीज जरा सोचिए, इस चार्ज के थ्रू इन्फिनाइट लेंथ है, मान लीजिए इन्फिनाइट लेंथ पर जाकर के ये कहीं बंद होता है, इस चार्ज के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे बताइए। तो आंसर है इस चार्ज के थ्रू इन्फिनाइट लेंथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है अप्रॉक्स 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो यहाँ का फ्लक्स कितना 0। वैसे यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर 0। और जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं पहुँच रही है तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, वो भी 0 होगा। अब सोचने वाली बात है, टोटल क्लोज के थ्रू फ्लक्स जो था वो था Q/ε0, और इसके थ्रू कोन के थ्रू जो सरफेस बन रही है इन्फिनाइट लेंथ पर है ना बेटा, वो कितना बन रहा है 0 बन रहा है। इस कंडीशन में जो फाई कर्व्ड होगा, फाई कर्व्ड होगा फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस Q/ε0 माइनस 2 इंटू ये कितना है 0 है ना, 0, तो फाई कर्व्ड कितना आ जाएगा Q/ε0। ओके, तो समझ में आ रही है बात। अगर लिमिटेड लेंथ का है तो फाई टोटल माइनस 2 फाई कोन, ओके। सिर्फ और सिर्फ है तो Q/ε0। अगर एक साइड का पूछेंगे तो एक साइड का घटा दो, अगर दोनों साइड का हटा के पूछेंगे तो दोनों साइड का घटा दो, ठीक है, ओके। कर्व्ड सरफेस का और इन्फिनाइट लेंथ है तो Q/ε0 ही होगा, क्योंकि ड्यू टू कोन जो फ्लक्स बनेंगे वो तो 0 होंगे, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि लेंथ इन्फिनाइट है। ओके, वेरी गुड, समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ा जाए, कुछ भी कर सकते हैं बेटा। अब जैसे कि अगर मैं कह लेता कि मेरे पास एक सरफेस है ऐसी, ऐसे मटका देखा ना बेटा आपने, मटका बना लेता है ये दिस, और वो थोड़ा टेढ़ा है, कोई बात नहीं। चलो, मैंने कहा इसके थ्रू फ्लक्स बताओ, तो टोटल फ्लक्स अगर आप निकालोगे तो क्या करोगे, तो टोटल फ्लक्स तो क्या होगा Q/ε0 होगा, ओके। मगर ये ओपन है तो यहाँ वाली फील्ड लाइन तो वेस्ट निकल गई जो किसी से लिंक नहीं हुई, तो टोटल में से इतना घटा दो। तो बहुत सिंपल है, फाई टोटल इक्वल टू फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, फाई टोटल माइनस इतना। अब इतने को क्या लिख सकते हो, इतने को तुम लिख सकते हो यहाँ पर क्या पढ़े थे Q/2ε0 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालोगे ये इस तरह से, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जाएगी, और यहाँ अगर एरिया वेक्टर बनाओगे तो एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, दिस एंगल इज थीटा, मतलब कि दिस एंगल इज, यही तो थीटा होता है बेटा, बोलिए अच्छे से बनाओ, समझ में आना चाहिए भले टाइम जितना भी लगे। यहाँ पे रखा था ना चार्ज, ये हाइट कितनी बोल रखी थी h, ये कितनी बोल रखी थी r, ओके। यही तो एंगल थीटा होता है ना। तो cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बेस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस कितना है h अपॉन हाइपोटेनस, कितना रखोगे h/h² प्लस r² की वैल्यू 1/2, ओके। दिस या अंडर रूट में कर लीजिए। तो जो फाई आएगा आपका वो टोटल माइनस इतना, और टोटल की वैल्यू क्या होती है Q/ε0। तो फाई की वैल्यू जो निकल के आएगी, यहाँ से Q/ε0 कॉमन ले लेना, 1 माइनस 1/2 1 माइनस h/h² प्लस r² होगी कैसा, अंडर रूट में दिस। ये आपका फ्लक्स का फॉर्मूला है। तो
तो आई होप सो आपको ये सारी बात समझ में आई होंगी। तो बेटा हमने एक सिलेंडर के थ्रू सिलेंडर में डिफरेंट केसेस देखे, एक ये कंडीशन ले ली, एक क्यूब ले लिया, एक प्लेन सरफेस ले ली, उसके थ्रू निकाला, क्यूब के कॉर्नर पे रखा। इस तरह से हमने फ्लक्स के बहुत सारी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गॉस थ्योरम की हेल्प से कैलकुलेट किया। और इस तरह की और भी बहुत सारी कंडीशंस बनाई जा सकती है। मगर आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।